बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 24 रिलेटिविटी। इसका पार्ट जो है वो हम 14 करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके पिछले पार्ट में, और अब जो हम डिस्कस करेंगे वो रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स, रिलेटिविस्टिक्स इफ़ेक्ट्स ऑफ स्पेस ट्रैवल, ये हमारा टॉपिक। 3 टॉपिक्स हैं, ये दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और नेविगेशन, सैटेलाइट, टाइमिंग एंड रेंजिंग, नेव स्टार सिस्टम या जीपीएस, ये हमारा अगली वीडियो का टॉपिक है। ठीक है भाई, कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अभी तक हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर? इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले दोबारा इस चैप्टर के ऊपर आ जाइए, क्योंकि आप वरना इस चैप्टर में गुम हो जाएंगे। ये पूरा चैप्टर 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा जो है इसका आपको गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताता है। उसको हमने देखा, उसकी इक्वेशंस को हमने देखा, सब चीज़ें हमने डिस्कस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। इसके बाद इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी, उसको डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके पोस्ट्यूलेट्स और लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है, इन सब को हमने डिस्कस किया। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको हमने डिस्कस किया। टाइम डायलेशन जो है वो, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो, मास वेरिएशन है और मास एनर्जी रिलेशनशिप, इन 4 एरियाज़ को हमने डिस्कस किया। और इसी के अंदर हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया ख़ास तौर पे कि आपका दोस्त ज़मीन पर मौजूद है, ठीक है, आप दोनों की उम्र 10 साल है, आपका दोस्त चला जाता है स्पेस में, और स्पेस में जाने के बाद आपका ये दोस्त जो है वो 1 घंटा गुजारता है और वापस ज़मीन पर आ जाता है, और 1 घंटा स्पेस में गुजारने के बाद वापस ज़मीन पर आ जाता है। तो ये आपका जो दोस्त कितने साल का छोड़ के गए थे? 10 साल का इसको छोड़ के गए थे। अब कितने साल का हो गया? 90 साल का हो गया। ये बेचारा बूढ़ा हो गया, आप अभी 10 साल के ही हैं। ये क्या मामला है? इसी को तो हम कहते हैं रिलेटिविटी। डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इन पिछली वीडियोस के अंदर हमने इन सब को डिस्कस किया, और अभी ये जो हमारा मौजूदा टॉपिक है, टू द पॉइंट रिलेटिविस्टिक्स इफेक्ट्स ऑफ स्पेस ट्रैवल की अगर हम बात करें, तो आप स्पेस ट्रैवल, आप खला का सफ़र कर रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं। तो अगर आप स्पेस में जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप स्पेस में जाएंगे तो ज़मीन से तो आपका राब्ता रहेगा ना। आप स्पेस में चले जाते हैं स्पेस क्राफ्ट में बैठ के, लेकिन ज़मीन से तो आपका राब्ता रहेगा ना। तो ज़मीन जो है ये आपकी अर्थ है, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और स्पेस में जो आप चले गए हैं, वो जो स्पेस क्राफ्ट है जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है स्पेस क्राफ्ट, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क स्पीड का है, वेलोसिटी का है, कि इस स्पेस क्राफ्ट की वेलोसिटी जो है वो अप्रोच कर रही है धीरे 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 किसको? फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है। इसकी स्पीड बढ़ते 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 किसके नज़दीक जा रही है? स्पीड ऑफ लाइट के नज़दीक जा रही है, आपके स्पेस क्राफ्ट की, मतलब आपकी भी, आप इसी स्पेस क्राफ्ट में बैठे, ठीक है। और यहाँ पर अर्थ को अगर कंपेयर करें, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, अर्थ जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अर्थ भी जो है आपको पता है घूम रही है, सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। 2 तरह के हरकत है अर्थ की, ठीक है। अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द भी चक्कर लगा रही है, और सूरज के गिर्द चक्कर लगाते लगाते खुद भी अपने इर्द गिर्द भी चक्कर लगा रही है। मतलब आपकी अर्थ जो है वो रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। तो अर्थ की भी एक स्पीड है, लेकिन अर्थ की जो स्पीड है और वही आपकी स्पीड है। जितने लोग हम अर्थ पर मौजूद हैं, हमारी स्पीड एक ही जैसी है, क्योंकि हम किस पे बैठे हुए हैं? अर्थ पे बैठे हुए हैं। तो दोनों की स्पीड में फ़र्क है, इसकी स्पीड में भी और आपकी स्पीड में भी।
ये जो स्पीड का फ़र्क है ना, यही सारे फसाद की जड़ है। आपके स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ते 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 किसको अप्रोच कर रही है, किसके नज़दीक नज़दीक होती जा रही है, स्पीड ऑफ लाइट के नज़दीक नज़दीक होती जा रही है। जबकि अर्थ जो है, इसकी जो स्पीड है, और अल्टीमेटली आपकी भी वही स्पीड है जो कि अर्थ की स्पीड है, ये स्पीड ऑफ लाइट से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये ऐसे मिसाल है जैसे कि आप ज़मीन पर पैदल चल रहे हैं और आपका दोस्त हवाई जहाज़ में अमेरिका जा रहा है। आपका दोस्त हवाई जहाज़ में बैठ के अमेरिका जा रहा है और आप पैदल अमेरिका जा रहे हैं। कितना फ़र्क है? कौन जल्दी पहुंचेगा भाई? आपका दोस्त जल्दी पहुंचेगा, हवाई जहाज़ में बैठा हुआ। आप ज़मीन पर हैं और पैदल चल रहे हैं, तो स्पीड का फ़र्क समझ में आया? आपका दोस्त जो हवाई जहाज़ में बैठ के अमेरिका जा रहा है और आप जो पैदल अमेरिका जा रहे हैं, दोनों की स्पीड में फ़र्क है ना। एग्जैक्टली यही स्पीड का मामला सारा का सारा, बस इसको जहन में रखिए। यही स्पीड है जो कि मामला ख़राब कर रही है। यही स्पीड है जिसको हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं, क्योंकि इस स्पेस क्राफ्ट की वेलोसिटी, इसकी स्पीड जो है वो अप्रोच कर रही है, नज़दीक होती जा रही है बढ़ते बढ़ते किसके? वेलोसिटी ऑफ लाइट के, जो फास्टेस्ट है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। आपकी जो रफ्तार है वो ज़मीन की रफ्तार पर डिपेंड कर रही है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इतना ही फ़र्क है जैसे कि मैंने अभी मिसाल दे के आपको समझाया, आपका दोस्त हवाई जहाज़ में बैठ के अमेरिका जा रहा है और आप पैदल अमेरिका जा रहे हैं। कितना फ़र्क है? ऐसे ही फ़र्क है इन दोनों में, स्पेस क्राफ्ट में और ज़मीन। इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा भाई। पिछली वीडियोस के अंदर हमने यही देखा, ये स्पीड जो है ये मामलात बिगाड़ेगी, 4 एरियाज़ को डिस्टर्ब करेगी ये स्पीड जो है। एक जो है वो डिस्टर्ब होगा इसकी बहुत ज़्यादा इस स्पेस क्राफ्ट की स्पीड की वजह से, क्योंकि देखिए हम स्पेस ट्रैवल की बात कर रहे हैं ना, रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स ऑफ स्पेस ट्रैवल। आप स्पेस ट्रैवल में जाते हैं तो रिलेटिविटी के जो असरात हैं, रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स मतलब रिलेटिविटी के जो असरात हैं वो क्या होंगे, इन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर अभी। और मैं पॉइंट्स लिखूँगा, मेन पॉइंट्स, और यहाँ पर आपको बताऊँगा। पिछली वीडियो आगे बढ़ने से पहले फिर नए आने वाले बच्चों के लिए बता दूँ कि भाई पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट का, और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा। लेकिन पिछली वीडियो सारी देखनी है तो प्लेलिस्ट में जब तक नहीं जाएंगे तब तक मसला हल नहीं होगा। बच्चों को पता नहीं होता प्लेलिस्ट तक कैसे जाते हैं, तो मैं बता देता हूँ। इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है, आपको रटना नहीं समझना है। उस लोगो पे क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा, वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोज़ मौजूद हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 अभी तक की सारी वीडियोस। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट। 12 केमिस्ट्री न्यू बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स, 13 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। कंप्लीट बुक 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मौजूद हैं। प्लस उस प्लेलिस्ट के अंदर, 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर आपका एक बहुत बड़ा मसले का हल मौजूद है, और मुझे पता है ना वो मसला क्या है आप लोगों का। वो मसला है आप लोगों का नोमेनक्लेचर, IUPAC सिस्टम और कॉमन सिस्टम, ये मसला है आपका। वहाँ पर एक वीडियो मौजूद है ग्रैंड टेस्ट के नाम से, प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से। वो टेस्ट है। उस वीडियो को देखें। उस एक वीडियो के अंदर मैंने सारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर एक जगह इकट्ठे कर दिए, और वो टेस्ट है। आप जो है उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, और उसी वीडियो में मैंने एंड में सॉल्यूशंस भी दिए हैं, तो आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन दिए हैं, जो टेस्ट आप अटेम्प्ट करें उसको चेक भी कर लें। तो प्रैक्टिस ही वाहिद हल है ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के ऊपर ग्रिप का। ठीक है भाई? तो बच्चे देख भी रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि सर हमने इतना स्कोर कर लिया, हमारी इतनी जो है वो अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और अब हम बड़े मुतमईन हैं। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर कोई टेंशन नहीं है, IUPAC सिस्टम हो, कॉमन सिस्टम हो, हम मुँह दे लेंगे, हम समझ गए, हमने इतनी उस टेस्ट के ज़रिए प्रैक्टिस कर ली है। इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की वीडियो अलग है। ठीक है? इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट। 11th केमिस्ट्री पूरे के पूरे 12 चैप्टर कंप्लीट बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ।
आप देखें एक और प्लेलिस्ट आपको 11th केमिस्ट्री की भी नज़र आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी वो भी चल रही है, अभी चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच गए हैं हम। इसके अलावा मैट्रिक बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट है, इसके अलावा मैट्रिक केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, और भी प्लेलिस्ट हैं बहुत सारी, ठीक है भाई। अब इस टॉपिक की तरफ हम आ जाते हैं, तो दोबारा इसी तरफ चलते हैं। तो स्पेस में जब आप चले जाते हैं, क्योंकि आपका राब्ता ज़मीन से तो होगा ना, तो मसले मसाइल तो जन्म लेंगे ना। फिर यहाँ पर देखें, पहला मसला किसका होगा, खुद सोचिए, टाइम डायलेशन। पहला मसला, आप डिफरेंट टाइम स्पेन के अंदर आ गए हैं। आपका टाइम यहाँ पर क्या हो गया है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी बहुत तेज़ है, स्पेस क्राफ्ट की वेलोसिटी बहुत तेज़ है, अप्रोच कर रही है स्पीड ऑफ लाइट को, तो आपकी स्पीड की वजह से आपका टाइम स्लो हो जाए। जबकि जो अर्थ पर मौजूद होंगे उनका टाइम क्या होगा, बहुत तेज़ गुजर रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्थ की स्पीड बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है अर्थ की स्पीड, इस वजह से यहाँ टाइम बहुत फास्ट होगा। तो टाइम का मसला हो गया पहला इशू। आप आपस में रब्ता करेंगे, आप बोलेंगे भाई मुझे तो 10 साल हो गए यहाँ पर, ये बोलेंगे यार मुझे तो अभी 2 ही मिनट हुए हैं, देखिए मसला हो जाएगा ना, पहला मसला। दूसरा मसला, टाइम डायलेशन को हो गया, 4 एरियाज़ को डिस्कस किया था। दूसरा मसला कौन सा है हमारे पास, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में आपने ये समझा है कि भाई इस स्पेस क्राफ्ट की जो लेंथ है, स्पेस क्राफ्ट की जो लेंथ है, क्योंकि इस स्पेस क्राफ्ट की वेलोसिटी बहुत तेज़ है, अप्रोच कर रही है नज़दीक नज़दीक वेलोसिटी ऑफ लाइट को, तो इसकी लेंथ भी कम हो जाएगी। आपको पता है इसकी लेंथ कम होने से, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, इसलिए इसकी लेंथ भी कम होती रहेगी, इसका साइज़ भी थोड़ा होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी इसका साइज़ थोड़ा होता रहेगा। इससे पता है आपको सिर्फ इसके साइज़ पर ही फ़र्क नहीं पड़ेगा, बच्चे सिर्फ यही समझ रहे होंगे कि इसके साइज़ पे फ़र्क पड़ेगा, ये छोटा हो जाएगा, है ना, यही बात है। ये बात नहीं है, एक और चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, डिस्टेंस पर। जी, इसकी जो बॉडी, इसकी जो लेंथ अगर घट के कम हो जाती है, ये रह जाती है, तो डिस्टेंस पे भी फ़र्क पड़ेगा। जी, ये जो डिस्टेंस कवर करेगा इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, जबकि हम ज़मीन पर रह के जब इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, क्या कहा मैंने, हम ज़मीन पर रह के जब इस स्पेस क्राफ्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हमारे पास डिस्टेंस कुछ और आएगा। यहाँ जो मौजूद होंगे ये बोलेंगे हमने इतना डिस्टेंस तय कर लिया। मिसाल के तौर पर स्पेस क्राफ्ट वाले बोलेंगे हमने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया, ज़मीन पर रहने वाले बोलेंगे भाई 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय नहीं किया आपने तो 5 किलोमीटर का तय किया है। फ़र्क आ गया ना, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट हो जाएगा। इसके पॉइंट्स पे भी लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लें, पॉइंट्स भी इसके लिखवाऊंगा। तीसरा इशू क्या हो जाएगा, मास वेरिएशन का। आपको पता है इसकी स्पीड जितनी बढ़ती रहेगी स्पेस क्राफ्ट की, मास वेरिएट करेगा, इसका मास इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस स्पेस क्राफ्ट की वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, अप्रोच कर रही है स्पीड ऑफ लाइट को, इसका मास बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मास बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ज़मीन पर जो लोग बैठे हुए हैं वो जो कैलकुलेट करेंगे इसका मास 10 किलो है, ये जो कैलकुलेट कर रहे होंगे अपना मास बढ़ रहा है भाई 100 किलो हो गया है, मास वेरिएट करेगा। मास वेरिएट करेगा तो यहीं से चौथा इफेक्ट कनेक्ट हो जाता है, E=mc², अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो दी, मास एनर्जी कन्वर्जन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बात ही ख़त्म कर दी ना, बोला मास और एनर्जी एक ही चीज़ के दो नाम है भाई, कन्वर्ट किया जा सकता है, मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में। तो जब इसका मास बहुत बढ़ता रहेगा तो इसका मतलब इसकी, अब मास नहीं बोलूँगा मैं, बोलूँगा एनर्जी बहुत बढ़ती रहेगी, और ये मास नहीं, अब मैं कहूँगा एनर्जी इसकी बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर इसका इफ़ेक्ट भी ज़मीन वाले जो कैलकुलेट करेंगे एनर्जी का तो वो भी डिफरेंट निकालेंगे। तो ये हैं वो एरियाज़ जिनके पॉइंट्स में अभी लिखवाऊंगा। तो ये कब होगा ये सब कुछ, ये रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स जो हैं कब आपको फील होंगे, जब आप स्पेस ट्रैवल करेंगे। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स ले लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले इसका एम लिखवा देता हूँ आपको। एम यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, सेंट्रल आइडिया क्या है इसका, डेफिनेशन को क्या है। कोई आपसे पूछता है कि भाई ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स ऑफ स्पेस ट्रैवल, इसका एम क्या है, इसका मकसद क्या है, आप क्या समझाना चाहते हैं इसमें,
इसकी डेफिनेशन क्या है, ब्ला ब्ला, या फिर आसान लफ्ज़ों में भाई आप इस टॉपिक में कहना क्या चाहते हैं। तो भाई हम जो कहना चाहते हैं वही इस टॉपिक का एम है, तो वो लिख लीजिए आप। इस टॉपिक का एम जो है टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स, समझना, टू अंडरस्टैंड, समझना, किस चीज़ को समझना, द इफेक्ट्स ऑफ टाइम डायलेशन, द इफेक्ट्स ऑफ टाइम डायलेशन, सबसे पहले टाइम डायलेशन, कॉमा, इसके इफेक्ट को समझना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इसके इफेक्ट को समझना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इसके इफेक्ट को समझना, कॉमा, मास वेरिएशन, इसके इफेक्ट को समझना, मास वेरिएशन, इसके इफेक्ट को समझना, कॉमा, एंड मास एनर्जी रिलेशनशिप, एंड मास एनर्जी रिलेशनशिप, इसके इफेक्ट को समझना इन स्पेस ट्रैवल, इन स्पेस ट्रैवल, स्पेस ट्रैवल में जब स्पेस ट्रैवल होता है तो इन 4 चीज़ों का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, ये हमारा मकसद है इसको समझना। तो सबसे पहले हम जो है वो मास इंक्रीज़ इसको ले लेते हैं, मास इंक्रीज़ या फिर मास वेरिएशन, मास वेरिएशन या मास, इसको ले लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, जब स्पेस क्राफ्ट मतलब जो जहाज़ जिसमें आप बैठे हुए हैं, स्पेस में बैठे हुए हैं, स्पेस में जा रहे हैं, जिस जहाज़ में बैठे हुए आप, स्पेस क्राफ्ट वो जहाज़ अप्रोच करेगा, यानी कि अप्रोच करेगा, पहुंच जाएगा, अप्रोच करेगा, अप्रोच रिलेटिविस्टिक स्पीड, अप्रोच रिलेटिविस्टिक स्पीड, रिलेटिविस्टिक स्पीड यानी कि रिलेटिविस्टिक स्पीड मतलब नियर टू स्पीड ऑफ लाइट, कॉमा, इट्स मास इंक्रीजेस, इट्स मास इंक्रीजेस, जैसे जैसे इसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होना शुरू हो, नज़दीक नज़दीक जाना शुरू होगी, स्पेस क्राफ्ट की इसका मास बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, हैंस लिहाजा, यहाँ से दूसरा पॉइंट आ जाता है, हैंस लिहाजा, हैंस लिहाजा, टू एक्सेलरेट का मतलब होता है स्पीड बढ़ाना, टू एक्सेलरेट देम बियॉन्ड लिमिट, तो आप एक हद से ज़्यादा स्पेस क्राफ्ट की स्पीड को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, स्पेस क्राफ्ट को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, उसकी रफ्तार को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते एक हद से ज़्यादा, क्योंकि उससे आगे अगर आप जाएंगे स्पेस क्राफ्ट का मास बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये मसला है ना, इसीलिए टू एक्सेलरेट देम बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड का मतलब पार, लिमिट मतलब हद, अगर हद से पार चले जाएंगे, बियॉन्ड लिमिट, इज अ चैलेंज फॉर इंजीनियर्स, इज अ चैलेंज फॉर इंजीनियर्स, ये एक चैलेंज होगा इंजीनियर्स के लिए, इज अ चैलेंज फॉर इंजीनियर्स, प्रॉब्लम आ जाएगी ना भाई, इज़ अ चैलेंज फॉर इंजीनियर्स। तो इंजीनियर्स को जो कुछ भी करना है वो जहन में रख के करना है, ये जो स्पेस क्राफ्ट हम भेज रहे हैं उसको इतना ही एक्सेलरेट करना है कि भाई वो लिमिट के पार न चला जाए, वरना क्या होगा, उसका मास वेरिएट करना शुरू हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, इसी का अगला पॉइंट जो है वो यहाँ जगह नहीं है, तो मैं इसी का अगला पॉइंट ऊपर लिख रहा हूँ। करंट प्रोपल्जन टेक्नोलॉजीज कैन नॉट वर्क ईजीली, तो क्या होगा, इसी पॉइंट में आगे लिख रहा हूँ, करंट टेक्नोलॉजीज जो मौजूदा टेक्नोलॉजीज हैं, करंट प्रोपल्जन टेक्नोलॉजीज, प्रोपल्जन टेक्नोलॉजीज, करंट प्रोपल्जन टेक्नोलॉजीज कैन नॉट वर्क ईजीली,
कैन नॉट वर्क इजीली। करंट मतलब मौजूदा। प्रोपल्जन टेक्नोलॉजीज वो टेक्नोलॉजीज जिनको इस्तेमाल करके आप रॉकेट को प्रोपेल करते हैं। आपको पता है पहले रॉकेट जाता है ना स्पेस में, ठीक है, तो रॉकेट को प्रोपेल किया जाता है, उसको धक्का दिया जाता है। प्रोपेल का मतलब धक्का देना, तो रॉकेट को धक्का दिया जाता है स्पीड के साथ। तो रॉकेट स्पीड से प्रोपेल जब करता है, उस रॉकेट के अंदर स्पेसक्राफ्ट होता है। तो रॉकेट का काम है इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में पहुंचा देना, वहां से आगे स्पेसक्राफ्ट अपना सफ़र शुरू करता है। तो ये स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी डिपेंड करती है रॉकेट की प्रोपल्जन के ऊपर। तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना सारा मामला। देखें, करंट प्रोपल्जन टेक्नोलॉजीज कैन नॉट वर्क इजीली। तो मौजूदा जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं प्रोपल्जन टेक्नोलॉजीज़, वो काम नहीं कर पाएंगी, ठीक है, हम इतने एडवांस अभी नहीं हुए। दूसरा जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है, इशू आ जाता है, वो टाइम डायलेशन का है। टाइम डायलेशन का, ये भी स्पेस में आएगा। इसके बारे में क्या है, फॉर स्पेस क्राफ्ट ट्रेवलर्स, फॉर स्पेस क्राफ्ट ट्रैवलर्स, जो कि मुसाफिर हैं, जो बैठे हुए हैं, फॉर स्पेस क्राफ्ट ट्रैवलर्स, टाइम डायलेशन मीन्स, टाइम डायलेशन, टाइम डायलेशन मीन्स डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। याद है ना, अभी मैंने आपको बताई थी, आपका दोस्त जो है वो 90 साल का हो गया है, आप स्पेस में पहुंचे हैं, आप उतने ही जवान हैं। आपका 1 घंटा गुजरा है, आपके दोस्त की ज़िंदगी के 90 साल गुजर गए। ये टाइम डायलेशन है ना। तो फॉर स्पेस क्राफ्ट ट्रैवलर्स, टाइम डायलेशन मीन्स डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आ जाएंगे, ठीक है भाई, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एज कंपेयर टू अर्थ ऑब्जर्वर, एज कंपेयर्ड टू अर्थ ऑब्जर्वर। और इसी से रिलेटेड आपके एमडी कैट में सवाल आते हैं, ई कैट में सवाल आते हैं, भाई इसी के से रिलेटेड आते हैं, ठीक है, समझें इनको, नोट करें। एज कंपेयर टू अर्थ ऑब्जर्वर ड्यू टू रिलेटिविस्टिक स्पीड, ड्यू टू रिलेटिविस्टिक स्पीड। और इसके पीछे वजह क्या है, रिलेटिविस्टिक स्पीड। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फसाद की जड़ जो है वो स्पीड ही तो है, ये रिलेटिविस्टिक स्पीड, ये है वजह, ठीक है भाई। और क्या है इसके अंदर अगला पॉइंट, हैंस लिहाजा, हैंस लिहाजा, तीसरा पॉइंट इसमें, हैंस लिहाजा कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन विल बी डिफ़िकल्ट। राब्ता मुश्किल हो जाएगा, कम्युनिकेशन, राब्ता जो है ज़मीन से स्पेसक्राफ्ट का राब्ता मुश्किल होगा, राब्ता मुश्किल होगा, एंड सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है मिलाना, कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, वहाँ की कैलकुलेशन वो मैच नहीं करेगी, सिंक्रोनाइज नहीं करेगी, और राब्ते में भी प्रॉब्लम होगी। सिंक्रोनाइजेशन विल बी डिफ़िकल्ट, सिंक्रोनाइजेशन विल बी डिफ़िकल्ट, विल बी डिफ़िकल्ट विद मिशन कंट्रोल ऑन अर्थ। किसके साथ, विद मिशन कंट्रोल ऑन अर्थ। जो मिशन कंट्रोल है, मिशन कंट्रोल ऑन अर्थ, जो ज़मीन पर बैठा हुआ मिशन कंट्रोल कर रहा है इस सब को, उसके साथ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तीसरा हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, तीसरा हमारे पास
लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इसके हवाले से पॉइंट लिख लें। फॉर स्पेस ट्रैवलर्स, फॉर स्पेस ट्रैवलर्स, फॉर स्पेस ट्रैवलर्स, कॉमा, ड्यू टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कॉमा, ड्यू टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कॉमा, स्ट्रेल ट्रैवल डिस्टेंसेस, जी प्रॉब्लम हो रही है ना, स्पेस ट्रैवल डिस्टेंसेस डिस्टर्ब हो जाएंगे, स्पेस ट्रैवल डिस्टेंसेस will be calculated, will be calculated differently, differently on earth, ठीक है ना। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हम बोलेंगे हमारी कैलकुलेशन बताएगी स्पेस क्राफ्ट यहाँ है, लेकिन एक्चुअली वो स्पेस क्राफ्ट तो पता नहीं कहाँ होगा, डिस्टेंसेस का प्रॉब्लम आ जाएगा ना। ठीक है भाई, ये आखिरी टॉपिक है, नेविगेशन, सैटेलाइट, टाइमिंग एंड रेंजिंग, नेविस्टार सिस्टम यानी कि जीपीएस सिस्टम। आपके स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं, स्पेस में नहीं, आपकी अर्थ के इर्द गिर्द जो सैटेलाइट्स हैं, वो सैटेलाइट्स जो कि काम कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं आपकी पोजीशन, आप कहाँ खड़े हुए हैं अर्थ पर इस वक्त, जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो वो जो ऊपर मौजूद हैं उनके ऊपर भी तो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा ना भाई। स्पेस में तो नहीं है सैटेलाइट्स जो हैं, हमारी अर्थ के इर्द गिर्द ही चक्कर लगा रहे हैं, वो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी फ़र्क तो पड़ेगा ना, क्योंकि स्पीड तो उनकी भी है। तो ये हमारा अगला टॉपिक है, नेविगेशन, सैटेलाइट, टाइमिंग एंड रेंजिंग, नेविस्टार सिस्टम और जीपीएस। इसको हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में, अगली वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसकी डिस्कशन पे ही हमारी बुक का ये दूसरा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसको डिस्कस करेंगे, मास के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये क्या भला है स्पेस टाइम, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है, और ख़ास तौर पे ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ग्रेविटी जिसको हम समझते हैं कि एक फ़ोर्स है, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या इसको फोर्स ही मानती है या कुछ और मानती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। कब? इसके बाद नहीं, उसके बाद, इसके बाद नहीं, उसके बाद वाली वीडियो में, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है भाई, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।